नेक्स्ट ग्रह आता है बुध। ठीक है, बुध का पहले तो सबसे बॉडी पार्ट से क्या रिलेशन है ये देख लो। और जो हम बताने वाले मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो बुध इज इक्वल टू नागभस्म। नाग मतलब, नाग तो संस्कृत वर्ड है। नाग मतलब सीसा, लेड। ठीक है, तो क्या लेड खिलाना है? जिनका बुध खराब रहता है वो, ये आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, इसको अभी रहने दीजिए, है ना। जब सेकेंड बीएमएस में ये रसशास्त्र भैषज कल्पना में मेटल्स के बारे में सब बताए जाते हैं, वहाँ भी ग्रहों से इनका कोरिलेशन करके बताया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले जो एस्ट्रोलॉजी में बुध के बारे में बताया हुआ है, एकदम सिंपल वे, जो बॉडी पार्ट से रिलेट करके बताया, बस उतना समझो पहले कि कहाँ कहाँ ये इफेक्ट कर सकता है, मतलब बॉडी के कौन कौन से पार्ट को बुध अपने इफेक्ट में लेता है। सबसे पहला आता है स्किन, जो सबसे कॉमनली होता है। ठीक है, कहीं कहीं ये उल्लेख आता है कि ये ईयर से भी रिलेट करता है, बट कहीं कहीं इसका उल्लेख नहीं आता है कि ये ईयर से रिलेट नहीं करेगा। कहीं कहीं ये बताया हो कि लंग्स और स्प्लीन दोनों को कोरिलेट किया गया हुआ है, कहीं कहीं ये है किसी किसी शास्त्र में। जैसे मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था ना कि बहुत सारी संहिताएं हैं, बृहद जातक है, बृहद पाराशर होरा शास्त्र है, नारद संहिता है, रावण संहिता है, भृगु संहिता है, बहुत सारे ऐसे एन नंबर्स हैं। ठीक है, कोई भी उठाओगे तो उसमें कुछ अलग अलग थोड़े थोड़े पैटर्न मिलेंगे, पर सब कुछ कंबाइंड करके अगर देखना है तो सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे हम किसी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति विशेष से मिलते हैं तो ये थोड़ी कहता नहीं तुम गुड वाली चीज़ ही देना, बैड वाली चीज़ तुम बताना मत अपने आप से। ठीक है, सारी चीज़ें उसकी एक्सेप्ट की जाती हैं। ठीक, और कहीं कहीं ये आता है कि आर्म्स, अगर हाउस की बात करें, जैसे कुंडली में हाउस होता है ना 12 हाउस, उस हाउस की बात करें तो ये आर्म्स मतलब ये जो बॉडी के होते हैं, हाथ वाला पार्ट जो है वो बुध से ही रिलेट करता है। सबसे मेन जो है इसका रिलेशन वो है नर्वस सिस्टम से रिलेट करेगा। ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो सबसे कॉमनली होती है, बुध का कलर कौन सा है? ग्रीन है, सबसे कॉमन है, ग्रीन है बुध का कलर, है ना। और मेडिसिन में क्या, मेडिकल हॉस्पिटल में इसमें कौन सा कलर यूज़ होता है ज़्यादा? आप मेडिकल हॉस्पिटल के पर्दे हैं, कर्ट, ये चद्दर हैं, कौन सा कलर होता है? ग्रीन होता है। मोस्टली वो लोग ग्रीन ही एक्सपोज करते हैं, और ग्रीन सबसे सूदिंग होता है देखने के लिए। आपने वो भी पढ़ा होगा कि वेवलेंथ ऐसी होती है कि देखने के बाद में उसको ऐसे सूदिंग इफेक्ट आता है ना, मतलब ख़राब नहीं लगता है उसको देख के। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, अगर बुध कुंडली में स्ट्रांग होता है तो इंसान मेडिकल से ज़रूर रिलेट रखेगा, वो चाहे वो फार्मेसी से रिलेशन रखे या डॉक्टर हो या डॉक्टर से रिलेशन हो, ऐसा टाइप का उसका रहता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें कनेक्शन देखते जाओ कहाँ कहाँ। अब आते हैं हम मेडिसिन पार्ट पे, जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी चल रही थी ना, एस्ट्रोलॉजी बता दी हमने, अब मेडिकल वाली बात। नागभस्म शीशा जो लेड हमने बताया, उसका प्यूरिफिकेशन पार्ट है। जब भस्म आगे जुड़ जाता है, इट मीन्स की प्यूरिफिकेशन पार्ट ऑफ दैट मेटल विच कैन बी डाइजेस्टेड ईजिली फॉर ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो अब नागभस्म का यूज़ कहाँ कहाँ अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा बताया हुआ है। सबसे पहले तो प्रदर व्याधि होती है, प्रदर ये फीमेल में ही होती है, मतलब होता है कि डिस्चार्ज फ्रॉम वेजाइना, लिकोरिया, या फिर सोम रोग एक बताया हुआ है, उसको भी प्रदर में ही लिया हुआ है। एक तो होता है वाइट डिस्चार्ज, जब वेजाइना से होता है तो उसको प्रदर मतलब लिकोरिया बोलते हैं। और जब यूरेथ्रा से आने लगता है, यूरिन के साथ में जब वही चीज़ आती है तो उसको सोम रोग बोला गया हुआ। इन दोनों में नागभस्म यूज़ होता है। ठीक है, एनी डिस्चार्ज। इम्पोटेंसी में बताया हुआ है कि आप यूज़ कर सकते हैं। इम्पोटेंसी और इनफर्टिलिटी में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? आई एम आस्किंग यू। जब इनफर्टिलिटी की बात आएगी तो वहाँ हम शुक्र ग्रह पे जाएंगे, यहाँ इम्पोटेंसी की बात हो रही है। और बुध ग्रह उदासीन बताया हुआ है, इट्स न्यूट्रल, नॉट हाई नॉट लो, एकदम न्यूट्रल है। और बुध ग्रह की एक और भी चीज़ होती है, जैसे अपने आयुर्वेद में घी बताया हुआ है ना, संस्कारवाही, जिसके साथ मिल जाता है उसी का गुण ले लेता है और अपना गुण नहीं छोड़ता है। सेम चीज़ बुध के साथ में भी है, जिस ग्रह के साथ में जाएगा उसके इफेक्ट, साइड इफेक्ट वो बेचारा झेल लेता, अपने इफेक्ट नहीं छोड़ता है।
एकदम उदासीन है, ठीक है। मतलब जैसे सैंट लोग नहीं होते हैं वैसा टाइप का, जिस किसी के भी पास में बिठा दो उन्हें तो वो उनके जो है मतलब न कभी हाइपर होते हैं न कभी बहुत सैड हो जाते हैं, दे हैव इक्वल एक्सप्रेशन ऑन देयर फेस। आप तो यस यू कैन से आप तो पुरुष, ठीक है। तो ये इम्पोटेंसी और इनफर्टिलिटी में क्या डिफरेंस है? हमने बहुत बड़ा हिंट दिया आपको, बुध ग्रह उदासीन है। इम्पोटेंसी निर्धारण करने की क्षमता नहीं होना, वो तो पूरा आप इनफर्टिलिटी पे लेके चले गए। इम्पोटेंसी मतलब कि परफॉर्म न कर पाना। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इज अ पार्ट ऑफ दिस। तो वो तो केवल मेल में होगा ना, फीमेल में इम्पोटेंसी नहीं हो सकती। तो वो मतलब परफॉर्म ना कर पाना या फिर उससे मन ही ना लगना, यहाँ माइंड की बात हो रही है, ठीक है। और बुध ग्रह कहीं ना कहीं बुद्धि को भी डिनोट करता है या इफ़ेक्ट करेगा, या उससे नर्वस सिस्टम एग्जैक्टली जब न्यूरॉन्स कहीं नहीं रहे हैं, जब मतलब मन ही नहीं है, किसी से मन ही नहीं मिल रहा है, तो हमारे यहाँ गर्भधारणा को सबसे पहले क्या कहा गया हुआ है? शुक्र शोणित, ये तो संयोग होना ही है, साथ में मन भी संयोग होना है, तब आत्मा का प्रवेश होगा और जीव वहाँ पे तब आता है। माइंड बहुत बड़ा रोल करता है, क्योंकि शुक्र और शोणित मतलब कि मेल जो पार्ट है और फीमेल पार्ट, वो तो जायगोट बनाएंगे, उनका तो धर्म है, उतना को कर्म है, लेकिन क्या सबके जुड़ जाते हैं तो इतने IVF सेंटर ही ना खुलते फिर, है ना। माइंड ही नहीं मिल रहा है ना, किसी का ज़बरदस्ती विवाह कर दिया गया, किसी का मन नहीं मिल रहा है, किसी की फैमिली से मन नहीं मिल रहा है, दिमाग में हज़ारों टेंशन है, ऑफिस का वर्क है, तो वो चीज़ें फिर परफॉर्म करते हुए भी नहीं हो पाती हैं। दिस इज़ कॉल्ड इम्पोटेंसी, ठीक है। जब माइंड नहीं कनेक्ट होता है वहाँ पे इम्पोटेंसी की बात आती है। यहाँ ये बुद्ध डिनोट कर रहा है। वहाँ पे नागभस्म फिर माइंड से रिलेटेड, जैसे अपने आयुर्वेद में बताया गया संधानीय महाकषाय, महाकषाय आप लोगों को बताया गया होगा, चलता भी है यहाँ क्लिनिक पे, और जो है आपको पढ़ाया भी गया होगा, आपको सर ने बताया होगा, मतलब होता है आप चरक पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, जब चरक संहिता पढ़ाई जाएगी तो वहाँ बताएगा। तो संधान वहाँ बोला हुआ है कुछ चीज़ें जोड़ने के लिए, ठीक है। मोस्टली जोड़ने की चीज़ें वहाँ पे अस्थि के लिए कही गई हुई हैं, उन्होंने केवल संधान कर्म करने के लिए बोला हो। तो अस्थि तो जुड़ेगी डेफिनेटली, उसका संधान होगा ही होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वहाँ जोड़ सकते हैं। यहाँ माइंड को भी जोड़ने के लिए संधान ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और डायबिटीज़ में भी यूज़ होना है। अब डायबिटीज़ का क्या काम है बुध के साथ में? कहीं कहीं किसी संहिता में यूरिन और यूरिनरी ट्रैक या किडनी को भी रिलेट किया गया हुआ है बुध से, और नागभस्म को डायबिटीज़ में भी यूज़ करने के लिए कहा गया हुआ है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, ठीक है। तो हमने पिछले लेक्चर में बताया नहीं हुआ था, प्रकरोति मेहाणाम, मतलब बार बार जब यूरिनेशन होता है तभी उसे प्रमेह की संज्ञा दे दी जाती है। लेकिन अभी क्या करता है पेशेंट, रिपोर्ट किया, फास्टिंग इतनी आई, पीपी इतनी आई, बस मुझे अब तो डायबिटीज़ है, रिपोर्ट के बेसिस पे उसको डायबिटीज़ हो जाता है, ठीक है। दीज ऑल आर गेम, अगर रिपोर्ट के बेसिस से हो रहा है, क्योंकि बहुत साल पहले 130 फास्टिंग बताई गई थी कि ये नॉर्मल है, उसके बाद 120, फिर 110, फिर 90, फिर 100, फिर 90, ऐसे कम होती चली गई हुई है। मैम अगर एक बार पेशेंट लोग शुगर उसको हो जाती है तो फिर क्या वो उसका पेशेंट बन जाता है? लो शुगर का ब्लड शुगर लेवल और कम हो जाती है पेशेंट में, बेहोश हो जाता है, हाँ। और फिर देन आफ्टर उसके बाद नहीं होता है। देखो सिम्टम और व्याधि में बहुत डिफरेंस है। जो लक्षण दिखे, ये जो एक बार हुआ है पहली बार, ये लक्षण होगा, अगर वो कंटिन्यू हो गया तब वो व्याधि में कन्वर्ट होगा। तो मान लीजिए कभी कभी साल 2 साल में या 5-6 महीने में अगर वो रिपीटेड हो रहा है तब वो व्याधि में कन्वर्ट डेफिनेटली हो जाएगा, हो जाएगा। हो जाएगा। तो मैम ऐसी फीमेल जो होती है कंसीव कर सकती हैं? नहीं, कंसीव करने के लिए वही बोला है, शुद्ध शुक्र, शुद्ध शोणित और प्योर मन। जब आचार्य चरक ने ये कहा हुआ है ना कि मतलब कि संतान प्राप्ति हेतु मैथुन कर्म करने की क्रिया, जब वहाँ ये चीज़ बताई हुई है, उन्होंने कहा हुआ है मन शांत होना चाहिए, ठीक है, और मन हमेशा उसी कार्य में रहे, मतलब कार्य इन द सेंस जो संतान प्राप्ति की भावना आप में हमेशा बनी रहे, माइंड कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है उस समय, ये चीज़ उन्होंने कही हुई है, ठीक है।
जब आप शारीर स्थान पढ़ेंगे तब वहाँ पे उन्होंने टोटली वर्ड बाय वर्ड एक एक चीज़ें बताई हुई हैं, कहाँ कहाँ इनफर्टिलिटी आ सकती है, एक एक वर्ड पे उन्होंने कहा हुआ है। एक तो शोणित अगर अशुद्ध हुआ तो भी आ जाएगी, ढेर सारी बीमारियाँ हुई हैं, हर तीसरी लड़की जो है पीसीओडी की परेशान है, तो उसमें तो नहीं होने वाला ना। तो आईवीएफ सेंटर तो डेफिनेटली बनने वाले हैं। कि अगर एक बार फीमेल को ऐसा लक्षण है तो फिर तो सबसे पहले प्योरिटी, इसीलिए तो अपने यहाँ पंचकर्मा बताया जाता है ना, प्यूरिफिकेशन, बॉडी प्यूरिफाई करनी है। जैसे गाड़ी की सर्विसिंग होती है वैसे अपने बॉडी की सर्विसिंग होती है, बस वही है पंचकर्मा। शरीर को भी एक मशीन कहा गया हुआ है, मशीन से हम घिरे भी हुए हैं। बाइक चलाते वो भी मशीन ही तो है, अगर उसकी सर्विसिंग नहीं की गई तो क्या होता है, कहीं भी ख़राब होके आराम से बीच में रोक सकती है। वैसे ही अपनी बॉडी भी है, अगर आप प्यूरिफिकेशन नहीं करते रहे, टॉक्सिसिटी को धीरे धीरे निकालते नहीं रहे तो डेफिनेटली कुछ न कुछ व्याधियाँ होती रहेंगी, किसी न किसी दिन तो आप पड़ोगे ही बिस्तर पे। बस यही है पंचकर्मा, सिंपल वे में, ठीक है। समझ में आ गया नाग भस्म कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे। और जब इनफर्टिलिटी की बात कर रहे हो तो वहाँ कई ग्रह एक साथ में जुड़ेंगे, एक ही से नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। फिर वहाँ बुध ग्रह भी आएगा, फिर वहाँ शुक्र ग्रह भी आएगा, फिर वहाँ पे ये आपका मंगल ग्रह जो पिछला गया रक्त वो भी आएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। और क्यों आती हैं ये, अब आप आयुर्वेदा की तरफ टर्न हो जाओ। ये तो एस्ट्रोलॉजी ने बताया कि इतने सारे ग्रह एक साथ में आएंगे तब जाके इनफर्टिलिटी होती है, फीमेल की हो या मेल की। और मेल की इनफर्टिलिटी के लिए दूसरे ग्रह भी आएंगे साथ में, और फीमेल की इनफर्टिलिटी के लिए ये सारे ग्रह हैं, ठीक है। तो लेकिन अपने आयुर्वेद में क्या बताया हुआ है, शुक्र 7वां धातु, लास्ट धातु। किसी भी एक धातु में अगर बिगाड़ हुआ तो 7वीं धातु को अफेक्ट करेगा डेफिनेटली, है ना। तो नागभस्म सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इम्पोटेंसी, जहाँ पे मन कारक हो इनफर्टिलिटी का, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। डायबिटीज़ में तो डेफिनेटली यूज़ करते हैं बड़े आराम से। और डायबिटीज़ में एक काम और ये करता है, वज़न कम करने लगता है, क्षरण का कार्य करता है। जैसे कुछ डायबिटिक पेशेंट ऐसे हो जिनका वजन घटने लगता है। प्रमेह के 2 प्रकार बताए हुए हैं, कृशभ प्रमेही, स्थूल प्रमेही, मतलब पतले दुबले वाले प्रमेही, और स्थूल जो मोटे वाले प्रमेही होते हैं। यहाँ मोटे वाले पे यूज़ करने के लिए बोला। उनका कम होने का रीज़न क्या है? किसका? जो मतलब पेशेंट हैं दुबले हो रहे हैं। 2 प्रकार ही बताए हुए हैं ना, प्रकार के अकॉर्डिंग लक्षण अलग अलग जाएंगे, तो दोनों की चिकित्सा भी अलग अलग जाएगी, है ना। यहाँ जो नाग भस्म की बात बताई हुई है, यहाँ पे बुध से रिलेट अगर करके देखोगे, इसीलिए मैंने कहा कि मर्ज करना क्यों ज़रूरी है एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेदा को। जब बुध ग्रह से रिलेट कर रहा है, यूरिनरी सिस्टम से रिलेट कर रहा है, तो वहाँ पानी की मात्रा ये बढ़ा देगा, लिक्विफैक्शन ज़्यादा हो जाता है और वो इंसान थुलथुला दिखेगा, तब वहाँ नाग भस्म यूज़ करना है। स्क्रैपिंग प्रॉपर्टी होती है, खुरेच के निकालने की जो प्रक्रिया करेगा वो नाग भस्म करता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं आयुर्वेद में जो नाग भस्म, मतलब ये खुरेच के निकालते हैं नाग भस्म जैसे, लेकिन ये भी है ना, ठीक है। और कोई दिक्कत इसके अलावा, कोई क्वेश्चंस? ठीक, यहाँ पे बुध वाला स्टॉप करते हैं, ठीक है। थैंक यू।